हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स की। खास तौर से आर्टिकल 159 से लेकर 164 तक। ये आर्टिकल्स किसी भी राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल की भूमिका, उनकी शक्तियों और उनके क्या क्या दायित्व हैं, ये सब बताते हैं। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम जानेंगे राज्यपाल की शपथ के बारे में, फिर देखेंगे कि अगर वो अपने पद पर न हो तो क्या होता है। इसके बाद उनकी खास शक्तियों पर बात करेंगे, सरकार के साथ वो कैसे काम करते हैं ये समझेंगे, और आखिर में इन सभी आर्टिकल्स को फटाफट रिवाइज करेंगे। तो चलिए हमारे इस सफ़र की शुरुआत करते हैं किसी भी गवर्नर के लिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी कदम से, जो है पद की शपथ लेना। आर्टिकल 159 दरअसल शपथ के बारे में है। ये एक तरह का औपचारिक वादा है जो गवर्नर करते हैं। वो वादा करते हैं कि वे अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और सबसे ज़रूरी, संविधान और कानून की रक्षा करेंगे। ये शपथ उन्हें उस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिलवाते हैं, और इसी शपथ से वो अपने संवैधानिक कर्तव्यों से बंध जाते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे पूरे देश के लिए संविधान के संरक्षक राष्ट्रपति होते हैं, ठीक उसी तरह एक राज्य के स्तर पर वही महत्वपूर्ण भूमिका गवर्नर निभाते हैं। दोनों की शपथ लगभग एक जैसी ही होती है, बस स्तर का फर्क होता है। अच्छा, अब एक सवाल मन में आता है कि अगर गवर्नर किसी वजह से अपने ऑफिस में नहीं है, मतलब पद अस्थायी रूप से खाली है, तो फिर क्या होगा? तो चलिए देखते हैं कि ऐसी स्थिति के लिए क्या व्यवस्था है। ये देखिए, आर्टिकल 160 इसी के लिए बनाया गया है। ये भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि अगर कोई अचानक ज़रूरत आ पड़े, जैसे गवर्नर बीमार हो या कहीं बाहर गए हों, तो वो राज्य का काम रुकने ना दे और कोई ना कोई इंतज़ाम करे। इससे ये सुनिश्चित होता है कि राज्य का प्रशासन कभी भी रुके नहीं। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति उस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को या किसी और योग्य व्यक्ति को अस्थायी तौर पर गवर्नर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। इन्हें एक्टिंग गवर्नर कहा जाता है, और ये तब तक काम करते हैं जब तक असली गवर्नर वापस नहीं आ जाते या फिर नए गवर्नर की नियुक्ति नहीं हो जाती। तो ठीक है, अब गवर्नर अपने पद पर हैं। अब उनकी दो सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों को समझते हैं। एक है दया दिखाने की शक्ति और दूसरी है काम करने की यानी कार्यकारी शक्ति। आर्टिकल 161 गवर्नर को क्षमादान की शक्ति देता है। इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को राज्य के किसी कानून के तहत सज़ा हुई है, तो गवर्नर उसकी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या कुछ समय के लिए टाल भी सकते हैं। ये एक तरह से दया और करुणा दिखाने की शक्ति है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो हम अक्सर सुनते हैं, जैसे गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस जैसे बड़े राष्ट्रीय त्योहारों पर गवर्नर एक मानवीय कदम के तौर पर कुछ कैदियों की सज़ा को कम कर देते हैं। ये इसी शक्ति का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 162 की। ये गवर्नर की कार्यकारी शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर के दायरे को बताता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये बताता है कि राज्य सरकार किन किन मामलों में फैसले ले सकती है और काम कर सकती है। तो ये कौन से मामले हैं? देखिए, इसमें शिक्षा से जुड़ी नीतियां बनाना, स्वास्थ्य सेवाओं को चलाना, राज्य की पुलिस और कानून व्यवस्था को संभालना, खेती और सिंचाई की व्यवस्था करना, ये सब कुछ शामिल है। मतलब राज्य सरकार जो भी फैसले लेती है वो सब गवर्नर की कार्यकारी शक्ति के तहत ही आता है। एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नर ये सारे काम अकेले नहीं करते, वो हमेशा चुनी हुई सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये तालमेल कैसे बैठता है। आर्टिकल 163 कहता है कि गवर्नर की मदद करने और उन्हें सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, और इस काउंसिल के मुखिया होंगे मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर। ये हमारे संसदीय सिस्टम की नींव है। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले में साफ किया है, ज़्यादातर मामलों में गवर्नर की भूमिका नाम मात्र की ही होती है। असल में उन्हें मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करना होता है, क्योंकि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। अब आता है आर्टिकल 764, जो बताता है कि मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है। इसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर करेंगे और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति होगी। इसमें एक खास बात कही गई है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। इसका व्यावहारिक मतलब ये है कि जब तक सरकार को विधानसभा में बहुमत हासिल है,
तब तक वो पद पर हैं। तो सरकार बनने की पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरह होती है। चुनाव के बाद गवर्नर उस पार्टी के नेता को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं जिसे विधानसभा में बहुमत मिला हो। उस नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। फिर मुख्यमंत्री अपनी टीम यानी अपने मंत्रियों की लिस्ट गवर्नर को देते हैं और गवर्नर उन्हें नियुक्त करते हैं और ये पूरी मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति जवाबदेही होती है। तो दोस्तों, हमने सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स को समझ लिया है। चलिए अब एक बार जल्दी से इन सभी मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं जो हमने अब तक सीखी हैं। ये टेबल देखिए, इसमें सब कुछ एक नज़र में साफ हो जाता है। आर्टिकल 159 यानी गवर्नर की शपथ, आर्टिकल 160 यानी एक्टिंग गवर्नर की व्यवस्था, आर्टिकल 161 यानी माफ करने की शक्ति, आर्टिकल 162 बताता है कार्यकारी शक्ति का दायरा, आर्टिकल 163 सलाह देने वाली मंत्री परिषद के बारे में है और आर्टिकल 164 मंत्रियों की नियुक्ति से जुड़ा है। तो कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि गवर्नर का पद हमारे संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। ये केंद्र और राज्य के बीच एक पुल की तरह काम करता है। इन आर्टिकल्स को समझने से हमें इस नाजुक संतुलन की अहमियत का पता चलता है और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है कि एक जीवंत लोकतंत्र में केंद्र और राज्य के इस संवैधानिक संतुलन को सबसे अच्छे तरीके से कैसे बनाए रखा जा सकता है।